Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. All of you, welcome. So, today we will learn chapter number 19, Miasm or Bat. So, please tell me your views about miasm. Are the miasms good or bad? What is your views? Yes, what are your views about good or bad things about miasm? Yes, in short, 2 मिनट में फटाफट बोलिए। कितने लोग हैं जो मायाजम को गुड बोलते हैं और कितने लोग हैं जो मायाजम को बैड बोलते हैं? हेलो। यस डॉक्टर कंस से बोलिए। हाँ सर, मायाजम का इट्स नॉट अबाउट, मुझे लगता है गुड बैड का ऐसा कुछ है नहीं है, बट समवेयर टू अंडरस्टैंड इट कि व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अंडरस्टैंड मायाजम इन अ केस एंड व्हाट इज टू बी ट्रीटेड, और मायाजम फिर पेशेंट कैसे शिफ्ट होता है मायाजम टू मायाजम, दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। और यही सब एक आर्ट है जो कि मतलब लाइक व्हेन वी आर प्रिस्क्राइबिंग वन शुड बी अवेयर in form of what patient present with, whether accurately we'll able to judge the miasm also, and what anti-miasmatic medicine we have to prescribe, all these things. So our good part is this: ki if we go miasmatically properly, probably all these constitutional medicines only make work done. नहीं तो फिर we go with lot of remedies and all these things. दूसरा चीज, और डॉक्टर बर्नेट का लिटरेचर में भी ऐसा है कि वी शुड यूज द सीरीज ऑफ रेमेडीज, लैडर ऑफ रेमेडीज बोलते हैं कि whenever the whatever the totality it comes we have to go with this, especially in pathological cases. बट यहाँ पे हम लोग ने देखा अभी पैथोलॉजिकल केसेस में भी सिंगल मेडिसिन इज वर्किंग, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, ये एक चीज है। तो दैट इज अदरवाइज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट बैड पार्ट इज a lot of literature is available on miasm. Second thing, what is exact understanding of miasm and how to apply it, that is the second thing. Third thing ऐसा है कि इतना सब literature भी available है and there are a lot of schools with different or so many miasms. miasms remedy classification भी किया है कुछ लोग ने, and so lot of things are there, so lot of good things, lot of bad things. तो इन शॉर्ट मतलब ये कहना है कि जिन लोगों को मायाजम अच्छी तरह से समझा उनके लिए वो गुड है, जिनको मायाजम समझा ही नहीं वो लोग मायाजम को ऑलवेज बैड ही कहेंगे, राइट? तो आपने जैसा बोला कि बहुत से लिटरेचर से बुक्स है, बहुत थेरीज मायाजम पे आए, बहुत ऑथर्स ने मायाजम पे लिखा है, लेकिन जो हैनेमनियन थेरी है, जो मेन थेरी है, जो मेन कंसेप्ट है, जो डॉक्टर हैनेमन के ब्रेन से निकला, वो वही थेरी डॉक्टर विजय कर ने इस द एंड ऑफ माय अजम्पशंस ऑफ मायाजम में लिखा है, राइट? और सर ने इस किताब का नाम ही ऐसा रख दिया कि इसके अलावा अब मायाजम में कुछ नहीं बचा। दिस इज द एंड ऑफ माय अजम्पशंस ऑफ मायाजम। मायाजम के लिए अब इसके अलावा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट? तो ये सब कुछ मायाजम से रिलेटेड सब कुछ इस बुक में आ गया। तो फिर सर ने ही वो व्यूज यहाँ रखे कि मायाजम्स गुड और बैड, मायाजम बैड है, गुड है, क्या है? तो हम देखते हैं इन चैप्टर 19 मायाजम्स गुड और बैड, there are lot of arguments about this miasm being good and that miasm being bad. Yes, बहुत से लोग इस पे डिबेट्स करते हैं
So in SORA, better than psychosis, that is psychosis better than syphilis. So which miasm is good? SORA or psychosis और syphilis. But अगर हम इस तरह से सोचते जैसे सर ने माइजम डिफाइन की, माइजम क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, क्या पैथोलॉजी होती है, बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से माइजम प्रोग्रेस होता है, किस तरह से उसकी स्टार्टिंग होती है और देन इट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 3, है ना। अगर इस प्रोसेस को हम समझते हैं तो माइजम कुछ भी नहीं है, माइजम इज ओनली डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। और हम अगर इस तरह से इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि माइजम इज नथिंग बट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। अगर सोरा है तो वो सोरिक डिफेंस बॉडी में चल रहा है, साइकोसिस है तो साइकोटिक डिफेंस चल रहा है, सिफिलिटिक है तो सिफिलिटिक डिफेंस चल रहा है। और जो भी डिफेंस है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, जो भी डिफेंस बॉडी में चल रहा है, और ये ओनली एंड ओनली फॉर योर बेटर हेल्थ के लिए चल रहा है, आपको सर्वाइव रखने के लिए चल रहा है ना। आपके किसी पार्ट को सेफ रखने के लिए चल रहा है। अगर बॉडी पार्ट सेफ है तो यू विल बी सेफ। तो इस तरह से हमें माइजम को अंडरस्टैंड करना है। अगर इस तरह से माइजम को अंडरस्टैंड करते तो ये सवाल कभी नहीं आएगा इट इज गुड और बैड। So in SORA better than psychosis, psychosis better than syphilis. All these three miasms have their good and bad side. All the three are essential for survival of the being and the species. Without any one of them, the human being will not function and will not survive. Without either of them, humans will not suffer or die. Yes. तो जिंदा भी रहना है, लाइफ आपको सरवाइव करना है, अच्छी तरह से लाइफ जीना है, तो भी माइजम वहाँ आएगा ही, है ना। और या फिर एंड भी है लाइफ का तो भी माइजम के सिवा वो हो ही नहीं सकता। इसलिए सोरा कैसा रहेगा, साइकोसिस कैसा रहेगा, सिफिलिस कैसा रहेगा। सोरा related to the first function of the survival. It is also concerned with the first defense response of an organism to any calamity, physical or mental. When this defense is affected genetically, as in individual born with soric constitution, by therapeutic agents or emotions, it becomes pathological and start troubling the individual. जब तक इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते, वो बोलते ना कि सांप है लेकिन सांप को आप छेड़ो मत तो वो कुछ नहीं करेगा, है ना। अगर आपने उसको छेड़ दिया तो वो हमेशा फना निकालेगा या फिर बाइट करेगा, राइट। उसी तरह से माइजम है। माइजम साइलेंट में है, नॉन स्टिम्युलेटेड है, लेकिन प्रेजेंट है बॉडी में। यू आर बोर्न विद द सोरा बिकॉज जेनेटिकली। अगर आप सोरा लेके आए हैं लेकिन सोरिक सिम्टम कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बॉडी का फंक्शन टोटली कंप्लीटली वेल गुड शुरू है ना। सेंसेशन, फंक्शन सब प्रॉपरली मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, होम्योस्टैसिस मेंटेन है। तो ये सब अच्छी तरह से चल रहा है और आपने अचानक कुछ उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कर लिया, जैसे एंटीबायोटिक ले लिए, कुछ वैक्सीनेशंस ले लिए, कुछ अप्लाई कर दिया बॉडी पे, ऑइंटमेंट या फिर आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप्स, तो वहां पे सोरा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आपने उसे लाठी मार दी। फिर अब लाठी मारी है तो उसका आवाज तो आने वाला है ना, वो तो आवाज करेगा ही। तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो हमने फर्स्ट बुक में देखा कि सबसे पहले वो उसका इफेक्ट स्टार्ट करेगा हमें जो बाय नेचर गिफ्ट में मिला है, दैट इज द IgM IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फिर ये उसे डिस्टर्ब करेगा। अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो समझ लो बॉडी की होम्योस्टैसिस, इक्विलिब्रियम, हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई। अब यहां से शुरुआत हो जाएगी
सीरीज ऑफ डिजीजेस की। फिर पहले स्किन, फिर नोज, फिर है ना, फिर चल रहा हो नीचे लोअर लेयर से लेके तो अपर लेयर तक। फिर सोरासिक हो सकता है अगर उस पर्सन में जेनेटिकली साइकोसिस भी डोमिनेंटली आया हुआ है तो मे बी कन्वर्टेड, दैट सोरा मे बी कन्वर्टेड इनटू साइकोसिस या फिर सिफिलिस। तो इस तरह से इसे हम ही स्टार्ट करने वाले, हम ही स्टार्ट करते हैं ऑलवेज, है ना, हम ही इसे डिस्टर्ब करते हैं। और गिफ्ट में हमें जो रिटर्न गिफ्ट है बोलते हैं हम, रिटर्न गिफ्ट में हमें एक 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 सीरीज ऑफ डिजीजेस मिलते जाते हैं। यस, सो syphilis, we talk about syphilis as a miasm of destruction. Yes, everything bad is attributed to it. It stands for destruction, distortion, perversion. So syphilis के लिए always ये 3 words आपने ध्यान में रखना, डिस्टर्शन, डिस्टॉर्शन एंड परवर्जन। अगलीनेस आउट ऑफ कंट्रोल, हिस्टेरिकल और एग्जागरेटेड, बट इट हैज अ गुड साइड टू। यस, तो सिफिलिस ऐसा नहीं है कि ओनली डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रक्शन, परवर्जन ही होगा, बट गुड सिफिलिस भी है एंड बैड सिफिलिस भी है। तो गुड सिफिलिस कौन सा एंड बैड सिफिलिस कौन सा? सो the good syphilis of goodness of syphilis is the Almighty has made this word keeping in mind the balance or equilibrium of opposite forces which makes this word go on. We already discussed about the word being made of opposites. Yes, if there is black, there is white. अगर ये अपोजिट नहीं रहता था तो क्या होता था? इमेजिन कीजिए। इसके लिए एक अच्छी कहानी है, मैजिक ऑफ टू। तो हम ये कहानी सुनते थे मैजिक ऑफ टू की जब स्कूल में पढ़ते थे कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा ने पृथ्वी को बना दिया, अर्थ को बना दिया। अर्थ पे जैसे ग्रीनरी बनाए, एनिमल्स बनाए, लेकिन ये हजारों साल तक ऐसा ही था जैसा जिस दिन उन्होंने बना, उसी दिन का पिक्चर हजारों साल तक एज इट इज था। फिर वो परेशान हो गए कि ये प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा। जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठने के बाद ऐसा लगता है हमें कि हम एक ही जगह पे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, है ना। आपने कभी शूट किया होगा, बैठ के देखा होगा कि ऐसा लगता है कि एक ही जगह प्लेन खड़ा है। उसी तरह से वो धरती का लग रहा था, क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं थी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा। चेंज है मतलब लाइफ है, तो हमें इसमें चेंज लाना है, मतलब लाइफ डालना है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि यहाँ पे 2 का जादू चलाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे मूवमेंट्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, लाइफ चलेगी। अगर लाइफ चलाना है तो लाइफ चलेगी, बाद में डिस्ट्रॉय होंगी, वापस नई लाइफ आएगी। तो इस तरह से अगर हमें चलाना है तो ये चक्र चलाना पड़ेगा, तो ही ये हो सकता है। तो फिर वो 2 का मैजिक क्या है? तो फिर उन्होंने बोला कि 2 जैसे कि ग्रीफ है, हैप्पीनेस है, डे है, नाइट है, मेल है, फीमेल है ना, हीट है तो कोल्ड है। इस तरह से अगर हम 2 का मैजिक चलाते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा, वापस तीसरा उसमें से बर्थ लेगा। तो इस तरह से वो चलते रहेगी, कभी एंड नहीं होगी, क्योंकि वापस वो जाके वहीं आएगी, वापस वो घूम फिर के वहीं आएगी। तो अपने आप वो सर्कुलेशन चलते रहेगा और इसमें से आपको दिखेगा कि लाइफ इज गो ऑन, वो रुका नहीं है, चलते जा रहा है। तो फिर उन्होंने वो 2 का जादू चलाया और उसके बाद ये सब कुछ चल रहा है, नहीं तो वो वैसा ही लगता था।
वैसा ही, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं रहता था अगर ये 2 का मैजिक नहीं रहता था तो, है ना। या एज इट इज दिखता था, कोई उसमें इंप्रूवमेंट नहीं, कोई उसमें इवोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। यस, सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वर्ड बीइंग मेड अप ऑफ ऑपोजिट. If there is black, there is white. If there is male, there is female. If there is bad, there is good. Yes. So if syphilis has bad qualities, it has also good quality. अगर syphilis bad है तो वहां पे good भी है. तो bad कौन सा और good कौन सा कल हमने already discuss किया ही है. So the goodness of syphilis lies in the advantage of destructive tendency in body. Yes, the destruction in the destructive response of a cell is basically meant to save the whole by sacrificing a part. The destruction is supposed to be remove the diseased portion, cell or tissue. It is form of cell death designed to eliminate unwanted host cells through activation of an internally programmed series of events. It occurs normally in following general settings, that is during development, as a homeostatic mechanism to maintain optimum cell population in tissues. The cell in the body go on multiplying incessantly. Growth is stimulus after every cut. If cells were to multiply without control, there would be many tags, warts, and tumors all over. Extra cell needs to be destroyed as defense mechanisms such as in human reactions when cells are damaged by disease or noxious agents and in aging. Yes. So it is the syphilitic constitution which makes daredevil firefighters or soldiers. This is good. जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो खुद की जान खतरे में डाल के, खुद को कॉम्प्रोमाइज करके, खुद के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं, these peoples are good syphilitic peoples. ये always plays with the dangers, but ये इतने रिस्क किसके लिए ले रहे? तो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए. इसीलिए these are the good syphilitic person. So they are there to risk their lives to save their countrymen. When the orders are given, the soldiers were, whether he is on foot or in air, does not fear the consequences. He attacks without fear. He kills without sentiments, all for the good of country. What can a coward and a fearful soldier do at the front? They have to be people with a do or die attitude. This is not disease. It is just sheer defense or syphilis or highest level. Yes. तो देखो, ये अभी नहीं, अभी ही डिफेंस निकला नहीं है. ये तो जस्ट जब से धरती बनी तब से ही डिफेंसिव फोर्स इन एक्शन है ना. हम रामायण में भी पढ़ते हैं, महाभारत में भी देखा है कि देर आर आल्सो वॉर्स. कितने सारे वॉर्स हुए, उसमें भी कितने सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई. जैसे महाभारत में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, तो अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को कह रहे थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, मैं अपने ही लोगों को मारने वाला हूँ, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की अच्छी बात है कि मैं अपने ही लोगों की, अपने घर परिवारों के लोगों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, भाइयों की जान दूं. बट जो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि नहीं, यही सत्य है, ये करना ही पड़ेगा. मतलब ये तब से ही शुरू है, ये अभी शुरू नहीं. इसीलिए दिस इज द गुड पार्ट ऑफ सिफिलिस.
जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत मतलब गीता में समझाया। तो गीता में टोटली वो सिपिलिटिक पार्ट ही समझाया गया। तो व्हाट इज सिपिलिस, बट गुड सिपिलिस। अर्जुन बार बार पूछता था, लेकिन वो उसे अच्छा ही बोलते थे। ये यस, वो बोलते थे कि नहीं ये गलत है, मतलब ये डिस्ट्रक्शन है, लोगों की लाइफ जाएगी, है ना, कितने सारे अनाथ होंगे, विधवा होंगी लेडीज, लेकिन दिस इज गुड, ये करना पड़ेगा नेचर के लिए, ये करना पड़ेगा इस धरती को, इस सृष्टि को अगर मेंटेन रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये किस लिए हो रहा? तो ये इस नेचर को मेंटेन रखने के लिए, इसीलिए इट इज सिपिलिटिक, डिस्ट्रक्टिव बट गुड, गुड सिपिलिटी। यस, सो गुडनेस ऑफ साइकोसिस। नाउ सिपिलिस आपके समझ में आ गया। नाउ द गुडनेस ऑफ साइकोसिस is the advantage of growth tendency in the body. Psychosis, goodness psychosis का देखो, why the body being given a tendency to grow. The body both mentally and physically is bound to be wounded many times. The tissues, if they were to be destroyed, are not regrow at the end of life. Human being would have been in tatters. Thus, the growth tendency in the genes helps to repair what is cut. तो हम हमेशा बोलते हैं कि वेट बढ़ना तभी शुरुआत होती है जब इंसान के पास पैसा आता है ना। तो सिंपल बात है। फिर वेट बढ़ना अच्छी बात है कि मतलब गुड है कि बैड है? बैड है। आपके पास पैसा नहीं आएगा, बैड है तो है ना। तो अगर आपके पास पैसा आया, प्रॉपर्टी आई, तो ऑटोमेटिकली वहां पे सैचुरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा, तो वही टेंडेंसी, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन, मनी का एक्यूमुलेशन करने के लिए माइंड कहीं तभी साइकोसिस में गया। जब माइंड में साइकोसिस आया, माइंड को चाहिए कि मुझे, माइंड सोच रहा है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, मुझे और कमाना है, मुझे एक्यूमुलेट करना है, मुझे जमा करके रखना है, मेरे को बैंक बैलेंस करना है, मेरे को गाड़ी लेना है, बंगला लेना है ना। ये सब चीजें यहां से निकल रही, मतलब स्टार्टिंग साइकोसिस की यहां हो गई फॉर एक्यूमुलेशन। अब वो ये एक्सटर्नली अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी में भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वही थिंकिंग बॉडी के सेल में जाएगी, टिश्यूज में जाएगी, और वहां पे भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे जैसे फिर अभी माइंड थोड़ा सेटिस्फाई होने लग गया कि नहीं अब मेरे पास आ गया, अब मैं खुद को अब वो रिच समझने लग गया, माइंड में वो एक सेटिस्फैक्शन आ गया, कंटेंटनेट आ गया, कंटेंटनेस आ गया कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ, फिर उसी तरह से बॉडी में वो थिंकिंग फॉरवर्ड हो जाती है कि नहीं अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो तब देखो उस लेवल पे बॉडी वेट इंक्रीज हुआ रहता, ओबेसिटी आई हुई रहती। दैट इज द टाइम ऑफ कंटेंटनेस। यस, तो ये सब माइंड से ही बॉडी में जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी कहीं बहुत सारा गेन हो गया हर चीज का, तो ऑटोमेटिकली ओबेसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज बट नेचुरल, ये नेचुरल है। और अगर इसे कम करना है तो ऑटोमेटिकली पैसा कम कर दो, वेट कम हो जाएगा, है ना। पर खाने से भी तो वजन बढ़ता है, पैसा ही चाहिए ऐसा नहीं है। यस, फिर वहां पे और भी रीजंस होते हैं ना, ओनली एक ही रीजन नहीं है ओबेसिटी का। एक इनसिक्योरिटी भी है जो हमने देखा है कि इनसिक्योरिटी से भी वेट गेन होता है ना। यस, कुछ हार्मोनल भी होता है ना, कुछ मेंटल डिस्टरबेंसेस की वजह से होता है ना, नर्वसनेस आ गया, या फिर बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है
उसकी वजह से एक्यूमुलेशन बॉडी में सैचुरेशन ज़्यादा होगा, वाटर इनटेक बढ़ेगा तो वाटर लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, उसकी वजह से भी वेट गेन होगा, बॉडी फूलेगी, लाइक दिस। तो बहुत से रीजंस है, ये रीजंस उसमें से, ये भी एक रीजन उसमें से है, इसलिए ये बताया, राइट? यस। सो द बॉडी both mentally and physically is bound to be wounded many times. The tissues, if they were to be destroyed and not regrow at the end of life, human being would have been in the tatter. Thus, the growth tendency in the genes help to repair what is cut. At the broader level, people who are born with predominance of growth tendency or psychosis predominance are the ones who have to mental aptitude for progress. Yes, तो ये जेनेटिकली भी कुछ कुछ होता है कि जैसे कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, इनके भी वेट बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, उसी तरह से प्रोजेनी में भी वही टेंडेंसी फॉरवर्ड होगी और ऑटोमेटिकली वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ अकोला में ऐसा ही एक परिवार है जिनका जेनेटिकली ही वेट गेन बहुत है, स्टार्टिंग से ग्रैंडफादर, उनके भी ग्रैंडफादर से ही उनका वेट गेन, ऑल पीपल्स आर ओबेस। तो वही टेंडेंसी फॉरवर्ड होते 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 अभी शायद 4th-5th जनरेशन है, वो सब घर के बच्चे ओबेस है। ये जेनेटिकली हुआ। अब अगर इनके ट्रीटमेंट करना है तो जो इनसिक्योरिटी उनके जीन्स में आई है वो कहां से स्टार्ट हुई, वो रूट निकाल के उन्हें मेडिसिन देना पड़ेगा तो वो निकल जाएगा, नहीं तो वो ऐसे ही कैरी होते रहेगा। So mankind would never have progressed from APE to modern man, yes, if there was no growth tendency or psychosis to psychosis. Brain grows the credit of all the discoveries and inventions man has for many difficulties in progress. He goes over it because of his fertility of brain. The generals in army and heads of the police or nation have to have psychosis. The nation has to register progress. Yes, this is good part of the psychosis. तो अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो साइकोटिक माइंड होना बहुत जरूरी है। और सर ने यहाँ कहा है कि अगर कंट्री का, अपने नेशन का प्रोग्रेस करना है तो साइकोटिक माइंड होना जरूरी है। जितने भी हाई पोस्ट पे ऑफिसर्स है उनमें साइकोसिस होना मस्ट है, तो प्रोग्रेस होगा। यस, बट गुड साइकोसिस, बैड साइकोसिस यहाँ पे कौन सा आएगा? मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, दिस इज साइकोसिस, गुड साइकोसिस। बट बैड साइकोसिस इज करप्शन। अगर यही पर्सन्स में अगर बैड साइकोसिस आ गया तो वहां प्रोग्रेस नहीं होगा, वहां पे यस, तो वहां पे कभी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी, है ना? यस, तो दिस इज साइकोसिस, गुड पार्ट ऑफ द साइकोसिस। नाउ तो माइजम्स गुड और बैड, तो अगर हम इस तरह से समझते हैं माइजम को कि विच माइजम एंड विच पार्ट ऑफ द माइजम इज गुड एंड विच पार्ट ऑफ द माइजम इज बैड, राइट? लेकिन वो गुड हो या बैड हो, जो भी होता है वो डिफेंस के लिए होता है, इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड, राइट? तो इस पे किसी को कुछ पूछना है या फिर हम चैप्टर 20 स्टार्ट कर देते हैं? कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो हम ले लेते 1 मिनट में।
यस। सर हेलो। हाँ डॉक्टर कंसे। हाँ, एक्चुअली then everyone get born with some miasms, right? So usually which miasm the person should be, that is one thing. Second thing, other, if patient is in SORA, psychosis, syphilis, if he's in a good miasm, right? Good part of the miasm, or his defense action is good. So whatever the miasm is there, is it normal for that person, or unless he doesn't suffer, it's abnormal for him? माइजम्स आर ऑलवेज गुड। वो है इसीलिए आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। Okay. यस। और उसको ट्रीट बट कभी it is to be treated. बट हम उसे बैड कर देते हैं, Okay. है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है मतलब विद द नेचर, नेचर की प्रोसेस से सब कुछ फाइन होता है, क्योंकि उसे बॉडी की इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, नॉर्मल सी मेंटेन करनी होती है। लेकिन हम ही लोग हैं जो उसे बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। कुछ भी लेंगे, अगर कुछ नहीं भी लिया मैकेनिकली या फिर कुछ केमिकल एजेंट्स ऐसा कुछ नहीं लिया, फिर भी हम मेंटली कुछ ना कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। सपोज आपने कुछ हाई थिंकिंग कर लिया, है ना, हाईली एक्साइट हो गए या फिर हाईली नर्वस हो गए, कुछ एंगर होगा, तो इस वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होंगे जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं है, नीड नहीं है अभी, है ना, तो एक्स्ट्रा बॉडी में आ गए, तो वो भी बॉडी के नॉर्मल सी को, इक्विलिब्रियम को, हार्मोनी को डिस्टर्ब कर देगा। और वो डिस्टर्बेंस आपके बॉडी में जो माइजम अभी प्रेजेंट है, अगर आपके बॉडी में सोरा स्ट्रांगली है बट वो स्टिमुलेटेड नहीं है, तो इस इम्बैलेंस की वजह से उसे स्टिमुलेट होना पड़ेगा और वो ऐसे ऑर्गन में जाएगा और वहां पे अनवांटेडली वहां पे कुछ तभी इंफ्लामेशन होगा। वो इंफ्लामेशन दैट मीन्स द डिपेंड्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो ऑर्गन में जाने के बाद उस ऑर्गन को बचाने के लिए वहां पे इंफ्लामेशन हो रहा है, उसे सेफ रखने के लिए वहां पे इंफ्लामेशन हो रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर आपके अंदर सोरा और साइकोसिस दोनों पेरेंट्स से आए हुए, जेनेटिकली आए हुए, सोरा थोड़ा माइल्ड है और साइकोसिस फ्रॉम फादर इज स्ट्रांग, तो यहाँ पे सोरिक फेज बहुत शॉर्ट रहेगी, सोरा वहां इंफ्लामेशन होगा, सोरा निकल जाएगा। लेकिन साइकोटिक वहां पे स्टिमुलेशन होने के बाद सोरा ट्रांसफर्ड इनटू द साइकोसिस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑर्गन में पहले इंफ्लामेशन हुआ था, सपोज किडनी में हो गया, क्योंकि एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी है, तो जो भी बॉडी में एक्सेस होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हुए, वो किडनी में गए वॉश आउट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, तो किडनी में स्टार्टिंग में इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन वो इन्फ्लामेटरी स्टेज बहुत ही शॉर्ट थी, वो निकल गई। उसके बाद वहां पे साइकोसिस आ गया और साइकोसिस ने किडनी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पुश कर दिया। तो अब देखो सॉरी, तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हम ही वो सब स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हमें बाय नेचर गॉड गिफ्ट मिला है, सोरा साइकोसिस सिफिलिस, बट ये किसके लिए मिला है, किस बात के लिए मिला है, तो हमारे डिफेंस के लिए। लेकिन हम उसका अनवांटेडली उसे डिस्टर्ब कर देते हैं और इसको इनवाइट कर देते हैं। यस यस डॉक्टर कंसे, गॉट इट। Yeah, little bit. और एक क्वेश्चन आता है, since childhood everyone is getting brought up with different kind of situations, है ना, मतलब students from the childhood stage everyone is getting brought up with different surroundings. Okay. यस हाँ, तो in cities है या तो peripheries है, तो there are a lot of restrictions, then there is a lot of strict parents, and there is deprivation of love, तो ये तो सब प्रोसेस चालू ही रहते हैं सब, तो anyway this is going to imbalance our miasms. यस, ये कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा। लेकिन अभी देखो, आपने बहुत अच्छा कहा कि आप जितने अवेयरनेस में
जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि हम जो एजुकेटेड पर्सन है वो पेरेंट्स भी बहुत अवेयर होते हैं और बच्चों को बहुत हाईली प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो तो बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन अब उनमें कैसे क्या स्टार्ट होगा, क्या होगा, तो आप देखो जो जीन्स जो उनके अंदर जीन्स है वही जीन्स बच्चों में आए, वही जीन्स फॉरवर्ड हुए, तो वो जीन्स भी वही थिंग्स कैरी करके गए हैं कि वो खुद के तरफ भी उतना ध्यान नहीं देते, तो वो वही थिंकिंग बच्चों में जाएगी, तो बच्चे भी हर चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे, हर चीज के लिए केयर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक स्ट्रांगनेस आ जाता है। मतलब आप जितना सेंसिटिव होंगे, जितना एक्स्ट्रा एंजाइटी में लाइफ सर्वाइव करेंगे, उतने पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे उसको डिस्टर्ब होने के। लेकिन यहाँ पे तो नो एंजाइटी, नो फियर, कुछ नहीं है। खाओ पियो काम करो और लाइफ जियो, तो वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं उसको डिस्टर्ब होने के। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लोग दिन रात काम करते हैं उनको कुछ नहीं होता, और हम इतना दिन रात केयर करते हैं और हमें सब कुछ होता है। एम आई राइट? यस, बट सर मतलब इलनेसेस तो वहाँ पे उनमें भी मिलते हैं बच्चों में, लाइक यू नो यस। whether they are from city or whether they are periphery, क्योंकि गांव में लाइक यू नो पेरेंट्स आर आल्सो स्ट्रिक्ट, दे हिट द चिल्ड्रन। यहाँ पे हिट नहीं, यहाँ पे पैम्परिंग होता है, यू नो इट्स ऑपोजिट वे ऑफ ब्रॉट अप। तो उसकी वजह से भी बच्चों में सेपरेशन आता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मतलब ऐसा नहीं डॉक्टर, कि कल से आपका आवाज मेरे को बहुत ही कम आ रहा है, मतलब आधा सुने आता है, आधा सुने नहीं आता है। मैं कुछ इमेजिन करके जवाब दे देता फिर। आप जी सर। कहीं कैबिन में बैठे हैं शायद। हाँ, इधर हॉस्पिटल में। हाँ, तो थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है। या सो आई विल ट्राई वंस कि बाबा पेरिफेरी में भी all childrens in the periphery also and even city peripheries में means in the villages they got brought up with the strict environment, so even they has to be, and even city they pamper the children, so imbalance तो दोनों साइड में होगा सर, you know। आप ठीक है सर। इम्बैलेंस कुछ समझ, मतलब कुछ सुने आए मुझे बाद में सिटी, आई मतलब विल पूरा होल सेंटेंस नहीं समझ में आया। हेलो सर, उनका बोलना है। शायद किसी का माइक भी चालू है जिसकी वजह से। हॅलो सर. हॅलो. हाँ हाँ, तर जिसका त्यांचं म्हणणं आहे की जिसके माइक का आवाज स्ट्रांग होगा ना वो बोलिए। हॅलो सर, आवाज येते? हाँ हाँ। त्यांचं म्हणणं आहे की सिटीमध्ये पण काहीतरी प्रॉब्लेम्स राहतात आणि सिटीमधल्या मुलांमध्ये पण काही प्रॉब्लेम्स राहतात आणि नहीं नहीं नहीं, व्हिलेजमध्ये पण थांबा थांबा, प्रॉब्लेम्स राहतात. सराउंडिंग नॉइज खूप आहे। ऍक्च्युली कसं आहे, मला म्हणजे एसी पण सुरू आहे ना, त्यामुळे मला थोडासा साऊंड कमीच येतो एसी मध्ये। हाँ वो ऐसा है कि वही प्लेट हा जयश्री, आता बोल, मी सगळ्यांना म्यूट केलंय। ओके सर. त्यांचं म्हणणं आहे की सिटीमध्ये पण आपण जरी मुलांना तेवढं इन्सिक्युअर राहतं, तर असं नाही की सिटीमध्येच प्रॉब्लेम्स येतात. तर व्हिलेजमध्ये पण काहीतरी मेंटल कॉज राहते, तर व्हिलेजमधल्या पण मुलांमध्ये प्रॉब्लेम्स राहतात. त्यांच्यामध्ये पण ते मायाझम सिफिलिटिक मायाझम येऊ शकतो, डिस्ट्रक्शन होऊ शकतं आणि असं नाही की व्हिलेजमधल्या मुलं एकदम स्ट्राँग राहतात किंवा त्यांना काही प्रॉब्लेम्स होणार नाहीये. तर तिथे पण काहीतरी मेंटल कॉजमुळे त्यांना पण प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आय थिंक असं त्यांचं म्हणावं असेल त्यांना. यस सर। तो जो डिजीज प्रोमोटिंग फैक्टर्स है वो तो हर जगह सेम ही रहते ना, है ना। वहां पे भी मेंटल इमोशनल फैक्टर्स रहेंगे, मैकेनिकल फैक्टर्स रहेंगे, ड्रग्स रहेंगे, इंजुरीज रहेंगे। हर जगह ये फैक्टर्स तो सेम है, हर जगह ही रहने वाले हैं। लेकिन
कौन से लोग कितने प्रोन उस चीज को सेंसिटिव है, अफेक्टेड होते हैं, वो डिपेंड करता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्टली ये रूरल एरियाज के बच्चे बाय बर्थ थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए वो जल्दी से अफेक्ट नहीं होते। मैकेनिकली भी अगर कुछ इंजरी हुई तो उनकी इंजरी किसी डॉक्टर के पास जाने तक हील भी हो जाती है ना, क्योंकि उनको नेचुरली वो स्ट्रांगनेस मिला है, जेनेटिकली वो मिला है थ्रू द पेरेंट्स। और ये इसीलिए थोड़ा सा अब अगर आप सर्वे करेंगे, डिजीज उनमें भी होते हैं, डिजीज सिविलाइज्ड एरिया में भी होते हैं, लेकिन इससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही आपको वो मिलेगा, है ना। यस, तो मायाजम तो तीनों में भी मायाजम तो हर जगह पे सेम ही रहेंगे, सोराब, साइकोसिस, सिफिलिस, वहीं पे भी, वहां पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन उनको कितने ग्रेव डिजीज होते हैं और ये एरियाज में कितने ग्रेव डिजीज होते हैं। यस, अब जैसे आप कुछ हिली एरियाज में जाएंगे, है ना, आदिवासी एरियाज में जाएंगे, तो वहां पे बिकॉज ऑफ ओनली न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंट, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, मैरास्मस आता है। तो ये प्योर सोरोसिपिलिटिक हुआ, क्योंकि वहां न्यूट्रिशन ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वहां पे मैरास्मस आ गया, राइट। तो मतलब मायाजम तो है, वहां पे मायाजम है, लेकिन जो डिजीजेस होंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के होंगे। Sir, and there is one concept also we read through. आवाज येतोय सर आता? हाँ, थोड़ा सा माइक जवळ घेऊन तुम्ही बोला। हो. There is one concept also कि SORA is due to the suppression of each. Psychosis due to the suppression of gonorrhea. नो, सोरा तो प्रेजेंट बाय बर्थ ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, साइलेंट होता है, Latent. हाँ. वो स्टिमुलेटेड बाद में होगा, फिर वो इरप्शंस बॉडी में आएंगे, वो ईच आएगी, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोरा। जो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर आपको आपके बॉडी की फिजियोलॉजी मेंटेन है, नॉर्मल से मेंटेन है, मतलब सोरा मेंटेन है, लेकिन सोरा डिस्टर्ब हो गया तो वहां पे बर्स्ट ऑफ लैटेंट सोरा, वो इतने सोरिक सिम्टम्स बाहर आएंगे। जो हमने कॉलेज में पढ़ा है कि सोरा मतलब ईच, सोरा मतलब इरप्शन, सोरा मतलब बॉडी पे डर्टीनेस आना, ये सोरिक सिम्टम है। These are the expressions of SORA. Tumor growth, excessive growth, cyst, warts, cons, these are the expressions of psychosis. Yes, psychosis is the complication of gonorrhea. ये जो थॉट है वो हैनिमनियन थॉट है। Venereal diseases is psychosis and syphilis. Venereal diseases. SORA is completely the disturbance of the physiology of our body. Yes, Dr. Kanse. Yes, sir. Yes, और भी आपको कोई डाउट होगा इसके लिए तो पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। यस डॉक्टर राउत बोलिए। हाँ सर, यदि सिफिलिटिक सॉइल रहा, यानी बर्थ माइजम सिफिलिस रहा, वो भी रिमेन्स हेल्दी रह सकता है लाइफ टाइम तक, उसको छेड़छाड़ नहीं किया तो ऐसा हो सकता है क्या सर?
यस, आप देखो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, दे बॉर्न विथ सिफिलिटिक डिजीज ना, यस राइट? सर। यस। यस अब उनको जितनी लाइफ मिली है वो उस डिजीज को लेके ही सरवाइव होंगे। cerebral palsy, these are born with syphilis, right? यस सर। लेकिन क्या हो जाता है, ये तो वो डिजीज लेके ही आए हैं, लेकिन कुछ बातों की वजह से, कुछ अल्टरेशंस की वजह से उनमें फिर कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ पेनफुल थिंग्स क्रिएट होते हैं, फिर वो उनको उस चीजों से सफर होना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ अभी, एक सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट मेरे पास आई, छोटी बच्ची है, कुछ 4.5 साल की वो बच्ची है। तो 4.5 साल तक उस बच्चे को ऐसा फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कभी वो उसे फीवर नहीं आया, कभी लूज मोशन नहीं, कभी कोल्ड कोराइजर नहीं, कुछ नहीं, ओनली उसे सेरेब्रल पाल्सी है। बच्ची वो डिजीज को अगर छोड़े तो बच्ची हेल्दी है, क्योंकि उसकी केयर पेरेंट्स अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन कोरोना के बाद कुछ उस बच्चे को शायद कुछ वैक्सीन दिया कि क्या, इंजेक्शन दिया बोले कोई डॉक्टर ने, तो क्या था तो बोले पता नहीं, उन्होंने दिया। अब 5 साल के बाद क्या वैक्सीन था कि क्या, कुछ पता नहीं। उसके बाद जो उसे कंटिन्यूअस रिकरेंटली ब्रोंकाइटिस स्टार्ट हो गया, रिकरेंटली, मतलब उसे मंथ में 3-4 बार तो हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़ता, और 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओनली पाल्सी के जो सिम्टम्स है वही, बाकी दूसरा कुछ नहीं था। अब राउत आप बताइए कि आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहेंगे? हाँ, ये 5 साल तक वो हेल्दी हेल्दी थी सर, वो यानी कि यदि सिफिलिस सिफिलिस था बर्थमाइज्म, फिर भी वो हेल्दी थी, उसको छेड़छाड़ किया तो ही डिसीज डेवलप अब हुआ। इसे हेल्दी नहीं कहेंगे, वो तो यानी कि करियर थी, है ना? हाँ हाँ सिफिलिटिक डिजीज तो उसमें था ही, लेकिन हाँ सिम्टम लेस था। हाँ ऐसा। ओनली पाल्सी के सिम्टम्स से थे, लेकिन वो उसकी बाकी ओवरऑल हेल्थ नॉर्मल थी। जैसे ही थोड़ा सा उसके बॉडी का सोरा डिस्टर्ब किया, सोरा ने सिफिलिटिक को डिस्टर्ब किया, मतलब स्टिमुलेट किया, और उसे रिकरेंटली ब्रोंकाइटिस स्टार्ट हुआ। इतना सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है, इतना विजिंग, कफिंग, कभी कभी तो उसके मतलब ये भी हो जाता है उसे, क्लबिंग और साइनोसिस। यस। तो जब तक वो उसे कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक सिम्टम नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सोरा भी था, सिफिलिस भी था, लेकिन कैसा था, उसके एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं थे। जैसे उसे स्टिमुलेट किया, उसके एक्सप्रेशंस आना स्टार्ट हो गए। यस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर फिर इसको ट्रीट कैसे करना है, एंड हाउ मच टाइम, मतलब वेदर ये सिफिलिटिक पेशेंट्स कितने टाइम तक फिर सर्वाइव होते हैं, या तो हाउ टू ट्रीट देम वेदर दे गेट वेल? यस, ऐसे पेशेंट में आपको पूरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे पाल्सी भी है ना, और जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, और ये भी है। तो ये तो बाद में आया, लेकिन जब हम उसे वो डिजीज जो स्ट्रॉन्ग है वो कंसिडर करके अगर उसे मेडिसिन देंगे, क्योंकि ये तो एग्जैगरेटेड डिजीज है, ये कभी भी चले जाएगा, तो हमें मेन बेसिक डिजीज को ही ट्रीट करना पड़ेगा, वही मेडिसिन उसे कवर कर लेगी।
जी तो सी इसमें एक्यूट मेडिसिन देख के फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल देना है नो कि नो नो GCS ही ओनली. Yes. Somebody else. Syphilis is the complication of suppression of syphilis. दोनों सिपिलिस ही है. इज इक्वल टू सिपिलिस कर दो अब आगे. सर बच्चों में फिर वैक्सीनेशन करना ही नहीं चाहिए ना, छोटे बच्चों में. हेलो. ऐसा है, ये डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते पेशेंट को. आप खाली उसके गुड एंड बैड थिंग्स पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिसीजन उन पे छोड़ना है. आप डिसीजन लो, आपको क्या अच्छा लगता है. राइट. कुछ ना जो बन रहे थे पूरे सामने है ना, आपका मित्र भी है, परिचित है, जो भी है. कभी का एक 15 मिनट या फिर 20 दिन 25 दिन खा लो, वहाँ का अलग बना रूम में रख देंगे, उठा खा लेंगे और रख देंगे. सबके माइक बंद है, फिर भी आवाज कहाँ से आ रहा है. तो किसने पूछा था वैक्सीनेशन का. सर मैंने, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत. प्रशांत खांडेव जी. एज ए होम्योपैथ करके हमें भी अपने बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम होम्योपैथ तो देती है सर. तो ये भी डिसीजन आपका खुद का है. आपको वैक्सीनेशन करने से क्या होता है ये सब कुछ पता है, राइट. नहीं करने से क्या होता है ये भी पता है. तो ये आपका खुद का डिसीजन है, देना है कि नहीं देना है. होम्योपैथ मैंने देखा है सर, होम्योपैथिक डॉक्टर कॉन्शियस होके देते हैं, यानी पूरे नहीं देता हूँ मैं, ये मेन 2-3 दे देता हूँ, पोलियो का दे देता हूँ, ऐसा करते हैं. ये मैंने भी बहुत डॉक्टर्स से सुना है. इवन हमारे सीनियर्स जो भी हैं, जिन्हें हम मॉनिटर कहते हैं, उन्होंने भी कुछ पोलियोस और VCGs कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो दिए हैं. जो कुछ अभी बहुत सी लिस्ट उसमें ऐड कर दी पेडियाट्रिक्स ने. सिंपल जिनका कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं है, वो भी वैक्सीन ऐड कर दिए. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है उन्होंने. यस. तो इतने सारे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम होने की वजह से आप उसे डायरेक्टली अपोज नहीं कर सकते. आप उसके बोथ साइड पेशेंट को एक्सप्लेन कर दो और बोल दो कि ये आपका डिसीजन है, अभी आपको देना है कि नहीं देना है. दिया तो ये चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं है 100% होगी, लेकिन हो सकती है, पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. यस सर. यस. अगर कुछ होता है तो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की कुछ मेडिसिन है, उससे हम उसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं सर. कर सकते हैं. और एक जैसे हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक नेचुरल टेंडेंसी जो बॉडी की होती है फिजियोलॉजी में, कि बॉडी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा अगर कुछ भी जाता है तो बॉडी उसे कितने दिन तक बॉडी में रखती है, उसे एक्सक्रीट कर देती है ना. उसे यूजलेस समझ के बॉडी उसे जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ उसी दिन बॉडी अपने काम में लग जाती है कि ये नई चीज बॉडी में आई है जिसकी जरूरत नहीं, उसे एलिमिनेट कर देते. यस. यस सर. तो नेचुरली ही बॉडी करती है
तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर लेकिन Yes. एज अ वैक्सीनेशन पार्ट अपार्ट आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है ऑन द टॉपिक ऑफ वैक्सीनेशन? शुड वी वैक्सीनेट और नॉट? आप आइए ना, अकोला में बोलूंगा। माइक पे नहीं। Yes. अकोले आने वाले हैं सर। बिल्कुल, वेलकम। यस। Thank you, तो sir. कल हम लेंगे बर्थ मायाजम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। यस। आप पढ़ाती है ऐसे ना सर? नहीं नहीं, इंटरेस्ट आता है। आप लोग सही में इंटरेस्टेड है और सही में मतलब दिल से पढ़ना चाहते हैं, दिल से। यस, Yes, sir. थैंक यू सर वेरी मच। सर आप सर आप अभी सभी जो लोगों को सैल्यूट है, इन्फार्क्ट के सैल्यूट। केसेस Yes, sir. सर अभी Thank you, sir. इन्फार्क्ट के केसेस बढ़ रहे हैं सर, तो ये इसमें अभी जो कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है इससे हाँ, इन्फार्क्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, यंग पीपल्स में इन्फार्क्ट आ रहा है, तो इसमें कुछ कर सकते हैं हम? नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आपने क्या कहा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है यंग सर पेशेंट में वैक्सीनेशन के बाद, तो उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कोविड वैक्सीनेशन, आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन हाँ, क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं? इन्फार्क्ट बहुत आ रहे हैं सर, यंग पीपल्स में बहुत इन्फार्क्ट आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन, ओके, हाँ हाँ, एमआई। Yes. हाँ, इन्फाक्ट आपने इन्फाक्ट बोला ना, मुझे समझ में नहीं आया आप कहाँ का इन्फाक्ट बोल रहे हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है। आज एक देखो, मेरे पास आज एक पेशेंट आया आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन, कोरोना का फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया, उसके नेक्स्ट डे से ही उस पेशेंट को एलर्जी स्टार्ट हो गई और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इतना स्नीजिंग होता है, इतना मतलब इतना परेशान है ऑलरेडी बहुत। तो ये बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ है ना। तो वैक्सीनेशन किया का किस चीज के लिए? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही उस चीज को सेंसिटिव हो गया, राइट। तो वैक्सीनेशन के प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग ये उनको ही प्रॉब्लम हो रहा है जो लोग उस चीज को सेंसिटिव है। हर ये जो रूल है वो हर पेशेंट को नहीं लगा सकते कि हर पेशेंट इससे सफर हो रहा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जो उस चीज को सफिशिएंट है, सेंसिटिव है, उस एजेंट को सेंसिटिव है, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यस। अब और एक पेशेंट आया था जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, कुछ तभी 68 उनकी एज थी, जिन्होंने पूरी लाइफ अब गवर्नमेंट सर्विस में निकाली, वो मेडिकल ऑफिसर थे। तो उन्हें भी बिकॉज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन सेंसिटिविटी हो गई और इतनी सीवियर रिएक्शन आ गई कि पूरे बॉडी पे उनपे स्किन डिजीज हो गया, प्रोराइटस वल्गैरिस, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। फिर उसको और सप्रेस करने के लिए इतना स्टेरॉइड दिया गया, इतना स्टेरॉइड दिया गया कि अभी वो मतलब उनके सामने स्टेरॉइड का नाम भी निकाला तो वो डर जाते हैं। उसके बाद अभी उनको बोन प्रॉब्लम आ गया। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि जब मैंने ये कुछ वैक्सीन्स या फिर जो भी उन्होंने स्टार्टिंग के डेज में जो मेडिसिन लिए थे, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से उनको स्किन डिजीज हुआ। उसके बाद उसके लिए स्टेरॉइड लिए तो अभी बोन प्रॉब्लम आ गए, चलते ही नहीं आता, बोन कंप्लीटली बिकम एकदम वीक। यस। तो लेकिन बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है, रूब्रिक लेना कभी है फिर कि कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीट करना है पेशेंट को?
बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन नहीं, एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन रूब्रिक है वो। आपको अगर 100% वो मिलता है तभी लेना है। अगर आपको मिल रहा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन हुआ है तो ही आप उसे ले लीजिए, नहीं तो उसे अवॉइड कीजिए। सो आज की केस में मैंने वो रूब्रिक लिया ही नहीं। उस केस में बहुत अच्छे रूब्रिक्स मिले मुझे, अदर डिल्यूजन्स मिले, इसलिए वो लिया नहीं। यस लेकिन सर पोस्ट वैक्सीनेशन कंप्लेंट्स है ये मालूम होने के बाद भी इफ द अदर rubrics आर स्ट्रांग वी शुड कंसीडर दैट, ऐसा। पार्डन? पोस्ट वैक्सीनेशन कंप्लेंट्स है पेशेंट को, उसके बावजूद भी अगर rubrics अपन को अच्छे मिलते हैं तो वी शुड नॉट कंसीडर दैट, ऐसा है। नहीं, मैंने वही नहीं बोला ना कि अगर आपको कंफर्मेटरी मिल रहा है तो आप ले लीजिए, फिर अवॉइड नहीं करना है। लेकिन पेशेंट भी कंफर्मेटली बोल नहीं रहा है, कुछ तो भी डाउट आपको भी लग रहा है, तो फिर मत लीजिए। ओके, यस यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय, सी यू।